वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन की मैकेनिज्म। इस वीडियो के पहले पार्ट में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन क्या होता है, इसमें किस तरीके से मेटल एक गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करती है। तो एक बार एक हल्का सा रिवीजन उसका कर लेते हैं। हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन किस तरीके से डेवलप होता है या कैसे होता है। इसे हम वेट कोरोजन भी कहते हैं। जब हम किसी मेटल को कंसीडर करते हैं किसी एक्वस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में, तो वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन होता है, यानी कि एक छोटा सा सर्किट डेवलप हो जाता है जिसको हम गैल्वेनिक सेल के सर्किट की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। और उस सर्किट के अकॉर्डिंग अगर एनोडिक और कैथोडिक रीजन की वजह से रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, और इसी ऑक्सीडेशन को हम कोरोजन की फॉर्म में कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेटल अपनी आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जब मेटल का कन्वर्जन मेटल की आयनिक फॉर्म में होता है तो इस आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद मेटल दो तरीके से कोरोड हो सकती है। पहली कंडीशन में मेटल डिसॉल्व हो जाती है सॉल्यूशन के अंदर, और दूसरी कंडीशन में मेटल किसी दूसरे कंपाउंड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन्हीं दोनों कंडीशंस को हम आज दो डिफरेंट मैकेनिज्म्स की हेल्प से समझेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन में हमें दो मैकेनिज्म पढ़नी है। पहली मैकेनिज्म हम कंसीडर कर रहे हैं बाय evolution of hydrogen gas. That means कोरोजन इस तरीके से होगा मेटल का कि जो रिएक्शन प्रोसीड होंगी उन रिएक्शंस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है। दैट मीन्स कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में मेटल के प्रेजेंट होने पर ये मैकेनिज्म वर्क करेगी। तो ये कंडीशन हमारी होती है कि अगर मेटल का सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो है वो एसिडिक है, तो दैट मीन्स इफ सराउंडिंग एनवायरनमेंट टू द मेटल इज एसिडिक, ये एक स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि अगर मेटल का सराउंडिंग एनवायरनमेंट एसिडिक है तभी ये मैकेनिज्म वर्क करती है, यानी ये इस मैकेनिज्म के लिए एक स्ट्रिक्ट कंडीशन है। एग्जाम्पल के लिए कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास एक आयरन मेटल की पाइपलाइन है और उस पाइपलाइन के अंदर कुछ एसिड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। दैट मीन्स पाइपलाइन which is made from iron metal and get corrode if acids are transported in it। यानी हमने किसी इंडस्ट्री को कंसीडर किया जहां एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है या एसिडिक वेस्ट वहां से निकल रहा है, जिसमें जो पाइपलाइन हमारे पास है वो पाइपलाइन आयरन की बनी हुई है। अब अपनी इस मैकेनिज्म को समझते हैं कि इस कंडीशन को हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं। तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कंसीडर करेंगे। आयरन की जो पाइपलाइन है उस पाइपलाइन के एक पोर्शन को हम डायग्राम की हेल्प से कंसीडर कर रहे हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास आयरन की बनी हुई पाइपलाइन है जिस पाइपलाइन के अंदर कोई एसिड फ्लो कर रहा है। तो इसके दो पार्टीशन हो गए, एक पोर्शन हो गया लोअर एंड हमारी मेटल का और अपर एंड हो गया हमारे सॉल्यूशन का। तो ये जो अपर एंड है यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब हमने स्टार्टिंग में कोरोजन में इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी में ये समझा था कि हमारी मेटल दो तरीके से बिहेव करने लगती है, एक एनोडिक रीजन और एक कैथोडिक रीजन। और वो कहाँ होते हैं? जब हमारे मेटल की सरफेस यूनिफॉर्म ना हो। तो सपोज इस मेटेलिक पाइप में कोई एक ऐसा पोर्शन है जो कि यूनिफॉर्म नहीं है, ऊपर की तरफ निकला हुआ पोर्शन है, तो हमने ये माना कि इस पर्टिकुलर पोर्शन में जो पोटेंशियल है वो कम होगा और जो दूसरा एरिया नीचे की तरफ है इस पर्टिकुलर पोर्शन में जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू अवर इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी जो एरिया हाई पोटेंशियल का होता है वो एनोड की तरह बिहेव करता है, और जो एरिया लो पोटेंशियल का होता है वो कैथोड की तरह बिहेव करता है। तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये आयरन मेटल की बनी हुई पाइपलाइन है। ये जो रीजन हमारे पास है दिस इज एनोड, दिस इज ऑल्सो एनोड, और ये जितना पोर्शन ऊपर की तरफ उठा हुआ हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है दिस इज कैथोड।
कोई भी कंडीशन फॉलो अप हो सकती है, हम किसी भी कंडीशन को मान सकते हैं, बस हमें ये कंसीडर करना है एनोड का मतलब क्या है, एरिया ऑफ हाई पोटेंशियल, कैथोड का मतलब क्या है, एरिया ऑफ लो पोटेंशियल। तो हम इसको मेंशन भी कर सकते हैं कि हमने एनोड किसे कहा है, एनोड इज द एरिया ऑफ हाई पोटेंशियल एंड कैथोड इज द एरिया ऑफ लो पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, चार्ज ट्रांसफर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये जो एनोडिक और कैथोडिक रीजन है, इन एनोडिक और कैथोडिक रीजन के कांटेक्ट में हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है जिसका नेचर है एसिडिक, यानी कि इसके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। तो दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे ही ये सारी की सारी कंडीशंस यहाँ फॉलो अप होंगी, यानी दो इलेक्ट्रोड, एनोड एंड कैथोड, साथ ही इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, तो कुछ रिएक्शन स्टार्ट होंगी। कैसे होंगी स्टार्ट, जितना भी हमारा ये एनोडिक रीजन होगा, इस एनोडिक रीजन पर हमारी जो मेटल है, इस मेटल का कन्वर्जन होगा मेटल की आयनिक फॉर्म में, यानी ये मेटल आयरन से आयरन आयन, फेरस आयन की फॉर्म में कन्वर्ट होगी और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। ये जो रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे एनोडिक रीजन से कैथोडिक रीजन की तरफ। यहाँ भी एनोड पर रिएक्शन होगी और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा एनोडिक रीजन से कैथोडिक रीजन की तरफ। तो ये दोनों एरो हमारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहली रिएक्शन तो हो गई हमारी एनोड पर। अब आती है बारी इस कैथोड की। तो कैथोड क्या काम करता है, कैथोड हमेशा रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, उसको गेन करके रिएक्शन को प्रोसीड करता है। तो जो कैथोड पर रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन में हमारे हाइड्रोजन आयन यूटिलाइज होंगे, जिन हाइड्रोजन आयंस के यूटिलाइजेशन में ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। तो दैट मीन्स इसमें हमें ये समझ में आया कि इस रिएक्शन की हेल्प से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इसी को हम कंसिडर कर रहे हैं बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब इस पूरे प्रोसेस को हम अपनी रिएक्शंस की फॉर्म में कैसे कंसिडर कर सकते हैं, हम इसको मानकर चलेंगे 2 रिएक्शंस हमारी प्रोसीड हो रही हैं। एट एनोड कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होगी, एनोड पर हमारी रिएक्शन प्रोसीड होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसको हम मेंशन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो मेटल है, ये मेटल कन्वर्ट होगी अपनी आयनिक फॉर्म में और साथ में रिलीज होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। सिमिलरली जो दूसरा इलेक्ट्रोड होगा विच इज कैथोड, उस कैथोड पर कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होगी, कैथोड पर रिएक्शन प्रोसीड होगी रिडक्शन। इस रिडक्शन रिएक्शन में ये रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज होंगे। दैट मीन्स हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है एसिडिक सॉल्यूशन में, ये हाइड्रोजन आयन इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि इस पूरी की पूरी रिएक्शन प्रोसीडिंग में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हुई। अगर हमें अपनी ओवरऑल रिएक्शन को कंसीडर करना हो तो उस ओवरऑल रिएक्शन में हम देख सकते हैं Fe प्लस 2H प्लस, इलेक्ट्रॉन्स आपस में कैंसिल हो गए, Fe का कन्वर्जन Fe प्लस 2 में और 2H प्लस का कन्वर्जन H2 गैस की फॉर्म में हुआ। तो दैट मीन्स अगर किसी भी मेटल के आसपास कोई एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है तो वो मेटल अपनी आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और इस मेटल को फर्दर रिएक्शन करने के लिए कोई और दूसरा आयन अवेलेबल नहीं है। तो दैट मीन्स मेटल क्या करेगी, मेटल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगी। दैट मीन्स मेटल आयन डिसॉल्व्स इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। और इस डिसॉल्व होने को हम और क्या कंसीडर कर सकते हैं कि जो मेटल आयन है, ये मेटल आयन डिसॉल्व के साथ साथ हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्लो इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के साथ फ्लो करते चले जाएंगे, जब तक फ्लो करते रहेंगे जब तक कि इन्हें अपना कोई रेस्पेक्टिव दूसरा एनायन ना मिल जाए जिस एनायन के साथ ये रिएक्शन कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट मैकेनिज्म विच इज हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म।
आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म। नाउ मूविंग टू द सेकेंड मैकेनिज्म। जो हमारी सेकेंड मैकेनिज्म है उसमें गैस के इवोल्यूशन की जगह हम कंसीडर करते हैं गैस के एब्जॉर्प्शन को। दैट इज बेस्ड ऑन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो दैट मीन्स जो रिएक्शंस प्रोसीड होंगी उन रिएक्शंस में ऑक्सीजन गैस का एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसके लिए जो कंडीशन है पहले उसको कंसीडर कर लेते हैं कि किस कंडीशन में ये मैकेनिज्म हमारी वर्क करती है, क्योंकि जो भी मैकेनिज्म वर्क करेगी, चाहे हाइड्रोजन इवोल्यूशन हो चाहे ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन हो, उसके लिए हमारे इलेक्ट्रोलाइट का नेचर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस मैकेनिज्म के होने के लिए जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है दैट शुड बी न्यूट्रल। तो इसको हम मेंशन कर सकते हैं, दिस मैकेनिज्म अकर्स व्हेन सराउंडिंग एनवायरमेंट टू द मेटल इज। तो जब तक सराउंडिंग एनवायरमेंट न्यूट्रल नहीं होगा तब तक हमारी ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म वर्क नहीं करेगी। अगर सराउंडिंग एनवायरमेंट एसिडिक था तो हमारी पहली मैकेनिज्म वहां पर वर्क कर रही थी, जिस मैकेनिज्म में हमारे पास हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ। तो इसकी कंडीशन को कंसीडर करते हैं। दैट मीन्स फिर से हम एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। उस डायग्राम में हम डिफरेंट एनोडिक और कैथोडिक रीजन को कंसीडर करेंगे। तो इस बार जो कंडीशन है हमारे मेटल सरफेस की, उस मेटल की कंडीशन में हमने सेम मेटल यहाँ पर कंसीडर कर ली कि हमारे पास एक आयरन मेटल है, लेकिन इस बार हमने जो नॉन यूनिफॉर्म पोर्शन है उसको एक नीचे पिट की फॉर्म में ले लिया, यानी एक गड्ढे की तरह एक पोर्शन है जो कि यूनिफॉर्म नहीं है। आयरन मेटल हमारे पास है और जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है दैट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन। दिस इज न्यूट्रल सॉल्यूशन। आयरन मेटल के कांटेक्ट में पूरा का पूरा न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। अगर ये स्लाइटली अल्कलाइन हो तो यहाँ पर भी सिमिलर मैकेनिज्म वर्क करती है। इस बार हम कंसीडर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रीजन को एनोड की तरह और इस पर्टिकुलर रीजन को कैथोड की तरह, यानी जो हमारा ये लोअर एंड है इसके रेस्पेक्ट में जो हमारा अपर एंड है ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। दिस वन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कैथोड। तो हम किसी भी डायग्राम को किसी भी तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, बस हमें इतना याद रखना है कि हम जो भी एनोडिक और कैथोडिक रीजन कंसिडर कर रहे हैं ये थ्योरेटिकल बेसिस पर हम मेंशन करेंगे कि किस में हमारा पोटेंशियल ज़्यादा है और कहाँ पर पोटेंशियल कम है। तो जैसे ऊपर वाले डायग्राम में हमने कंसिडर किया था, एनोड एरिया ऑफ हाई पोटेंशियल एंड कैथोड इज द एरिया ऑफ लो पोटेंशियल। तो उसी तरह हम यहाँ भी कंसिडर कर रहे हैं, एनोड इज द एरिया ऑफ हाई पोटेंशियल एंड कैथोड इज द एरिया ऑफ लो पोटेंशियल। अब जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की स्टार्टिंग होगी वो हमेशा एनोडिक रीजन से होती है, यानी ये जो हमारा एनोडिक पोर्शन है इस पोर्शन पर जो मेटल है इसका कन्वर्जन होगा मेटल आयन की फॉर्म में और साथ में रिलीज होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनका फ्लो होगा एनोड से कैथोड की तरफ। दैट मीन्स एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली इधर कैथोड की तरफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने इस एरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब जैसे ही कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो ये जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है इस न्यूट्रल सॉल्यूशन की प्रेजेंस में जितनी भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगी वो ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करेगी। तो जो कैथोडिक रिएक्शन होगी इस कैथोडिक रीजन पर उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाफ O2 प्लस H2O, और इस H2O ने दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको गेन किया और एज अ प्रोडक्ट यहां पर बना हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये दो रिएक्शंस प्रोसीड हुई। इन रिएक्शंस को थोड़ा सा क्लियरली हम अलग से लिख लेते हैं। जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्योंकि डायग्राम में हम सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिएक्शंस को ही कंसीडर कर रहे हैं तो हम इन दोनों रिएक्शंस को इसमें भी दिखाएंगे। ये येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया है एनोडिक रिएक्शन को और इस पिंक कलर से हाईलाइट किया है इस कैथोडिक रिएक्शन को। दिस वन इज द कैथोडिक रिएक्शन। अब इन रिएक्शंस को अलग से लिख लेते हैं। एट एनोड जो रिएक्शन प्रोसीड होगी वो कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन होगी। जिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारी जो मेटल है इस मेटल का कन्वर्जन किस में होगा? मेटल आयन की फॉर्म में होगा और साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। ये रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज्ड होंगे कैथोडिक रिएक्शन में। दैट मीन्स अब हमारे पास दूसरी रिएक्शन हो गई एट कैथोड और इस कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन होगी।
और इस रिडक्शन रिएक्शन में हमारी जो ऑक्सीजन है न्यूट्रल सॉल्यूशन में प्रेजेंट, ये ऑक्सीजन वाटर की प्रेजेंस में यानी एक्वस सॉल्यूशन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके किस में बदल जाएगी, ये कन्वर्जन होगा हाइड्रोक्सिल आयन की फॉर्म में। ये जो रिलीज होने वाले हाइड्रोक्सिल आयन हैं, ये हाइड्रोक्सिल आयन फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। तो अभी अगर हम पहले अपनी ओवरऑल रिएक्शन को कंसीडर करें तो हमारे पास आया Fe प्लस हाफ O2 प्लस H2O और फॉर्मेशन किसकी हुई, मेटल आयन की फॉर्मेशन हुई और साथ में हाइड्रोक्सिल आयन की फॉर्मेशन हुई। तो ये जो बने हुए एनोडिक रीजन के मेटल आयन हैं, ये इस कैथोडिक रीजन के बने हुए हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ में रिएक्शन करते हैं फर्दर। तो दैट मीन्स इस ओवरऑल रिएक्शन के इस प्रोडक्ट को हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि जो मेटल आयन है, ये मेटल आयन बने हुए हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, और ये बनने वाला मेटल हाइड्रोक्साइड हमारी मेटल सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू होता है इन फॉर्म ऑफ अ रस्ट। दैट मीन्स अब जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट मेटल आयन को डिसॉल्व नहीं कर रहा है, बल्कि ये प्रोडक्ट हमारी मेटल की सरफेस पर इकट्ठा होना शुरू हो गया इस तरीके से, जिसको हम कंसीडर करते हैं रस्ट की फॉर्म में। यानी ये धीरे धीरे करके एनोडिक रीजन से शुरू होकर कैथोडिक रीजन को कवर करना शुरू कर देगा। एंड इन दिस प्रोसेस जो मेटल है उसका कन्वर्जन अपनी आयनिक फॉर्म से किस में हो गया, मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में हो गया, जो कि मेटल की सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है। यानी यहाँ पर हमारी सेकेंड कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन वर्क कर रही है, जिसको हमने अपनी इससे पिछली वीडियो में कंसीडर किया था, फॉर्म्स ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स। पहली मैकेनिज्म में मेटल डिसॉल्व हो गई सॉल्यूशन के अंदर, और दूसरी मैकेनिज्म में मेटल अपने ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर मेटल का हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। दिस हाइड्रोक्साइड स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। तो ये हमारी दो डिफरेंट मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन की। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। मैं बस एक बार दोनों का डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ। पहली मैकेनिज्म है हाइड्रोजन इवोल्यूशन। उसके लिए जो रेस्पेक्टिव कंडीशन है उसमें सराउंडिंग एनवायरनमेंट शुड बी एसिडिक, बट फॉर ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म द सराउंडिंग एनवायरनमेंट शुड बी न्यूट्रल। इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मैकेनिज्म जो एनोडिक रिएक्शन होती है उसमें मेटल आयन बनता है, और ये मेटल आयन फिर फर्दर किसी दूसरे आयन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, बल्कि इस मेटल आयन की फॉर्म में ही इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। दैट मीन्स उसके साथ फ्लो कर जाता है। बट इन ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म द फॉर्म्ड मेटल आयन रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्सिल आयन विच इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन दिस मैकेनिज्म। यानी जो एनोडिक और कैथोडिक रीजन पर दोनों आयन्स बनी, ये दोनों आयन्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं एंड that will start depositing on the surface of metal in form of metal hydroxide, जिसकी वजह से हमारी मेटल की सरफेस के ऊपर एक लेयर फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, जिस लेयर को ही हम रस्ट की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। ये जो बनने वाला मेटल हाइड्रोक्साइड है, ये मेटल हाइड्रोक्साइड जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उस पर प्रेजेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पर फर्दर किसी दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो आई होप ये दोनों मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। इफ देयर इज एनी क्वेरी और एनी सजेशन, you can write down in comment box. Thank you so much.